नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल महानंद एकेडमी 286 पर। हम लोग इस वीडियो में सीजी सेट 2026 फर्स्ट पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड देख रहे हैं और हम इस वीडियो में शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों को हम देखेंगे, जिसको ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर पहला, शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का सर्वाधिक प्रसिद्ध वर्गीकरण किसने दिया, है ना। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का सर्वाधिक प्रसिद्ध वर्गीकरण किसने दिया? ठीक है, ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी ब्लूम, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी स्किनर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ना, हमने पहले डिस्कस किया, ब्लूम साहब ने सर्वाधिक है ना प्रसिद्ध वर्गीकरण दिया है ना। इसीलिए शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य को ना ब्लूम का वर्गीकरण ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है ना। शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम ने प्रस्तुत किया था, इस कारण इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किस वर्ष प्रस्तुत किया? ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किस वर्ष प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 2001। तो ध्यान देंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1956। 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, है ना? और वर्गीकरण करके उसको किताब टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में प्रकाशित कराया था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों को कितने प्रमुख क्षेत्र है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों के कितने प्रमुख क्षेत्र है, डोमेन्स है? तो याद रखना, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो ध्यान देंगे, है ना, ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 3। ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा है। कौन कौन से है? तो ध्यान देंगे, पहला है आपका ज्ञानात्मक 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 पक्ष कहिए या ज्ञानात्मक डोमेन कहिए। ज्ञानात्मक को हम कॉग्निटिव कहते हैं, कॉग्निटिव। सॉरी, कॉग्निटिव कॉग्निटिव। आप सेकेंड है आपका भावात्मक भावात्मक अफेक्टिव। और तीसरा क्षेत्र है मनोसंचालित मनोसंचालित मनोसंचालित, जिसको हम साइकोमोटर कहते हैं। ध्यान देंगे, ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों के कितने प्रमुख क्षेत्र है? तो 3। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, है ना, अफेक्टिव। और थर्ड है आपका मनोसंचालित, साइकोमोटर। तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्लूम के वर्गीकरण के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोसंचालित, ऑप्शन बी मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, ऑप्शन सी शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, ऑप्शन डी भाषाई, गणित, वैज्ञानिक।
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है ना, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में कितने स्तर हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनः ब्लूम के टेक्सोनॉमी को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटने के बाद प्रत्येक क्षेत्र को पुनः और क्षेत्रों में बांटा गया है ना, ध्यान रखेंगे। तो ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष की बात हो रही है, केवल कॉग्निटिव डोमेन्स की बात हो रहा है। ब्लूम के संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक भी जिसको कहते हैं क्षेत्र में कितने स्तर हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो ध्यान देंगे कितने पक्षों में बांटा गया है इसको, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए ध्यान देंगे तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 6 क्षेत्र में बांटा गया है। कौन कौन से 6 है ना, ध्यान रखेंगे। मैं निम्न से उच्च की ओर लिख रहा हूँ। पहला है आपका ज्ञान, नॉलेज, फिर आपका बोध या समझ जिसको कहेंगे, फिर है आपका उपयोग, फिर है आपका विश्लेषण, फिर आपका संश्लेषण, और सबसे टॉप में है आपका मूल्यांकन। ध्यान देंगे ये मैं निम्न से उच्च की ओर बांटा हूँ, इसको ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम हॉल्स में, है ना। तो ध्यान देंगे ब्लूम के ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक क्षेत्र में 6 स्तर है। ये देखिए ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान मतलब सबसे पहले विद्यार्थियों को, बच्चों को अफेक्ट चीजों की जानकारी दिया जाता है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उनका उस ज्ञान के प्रति समझ बढ़ता है ना। समझ के बाद फिर वो उस ज्ञान का उपयोग करते हैं, विश्लेषण करते हैं, है ना। जो विषय वस्तु रहते हैं उनको छोटे छोटे भागों में बांटकर समझने की कोशिश करते हैं। उसके पश्चात उसको समग्र रूप से समझने का कोशिश करते हैं। फिर अंत में उसका मूल्यांकन किया जाता है कि विद्यार्थी कितने सीखे, कितने नहीं सीखे। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है 6। ये भी याद रखेंगे, नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र का प्रथम स्तर कौन सा है। ध्यान देंगे प्रथम स्तर पूछा गया है ना, जैसे कभी मैंने सीक्वेंस से बताया था निम्न से उच्च की ओर। तो बोध, उपयोग, ज्ञान और विश्लेषण। तो ध्यान देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होंगे। अभी जस्ट हमने पहले बताया है कि सबसे प्रथम स्तर पर या निम्न स्तर पर याद रखना है, ज्ञान आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका ब्लूम के मूल वर्गीकरण 1956 में सर्वोच्च स्तर कौन सा था, है ना। ब्लूम के मूल वर्गीकरण याद रखना है। इसको मूल वर्गीकरण करने का मतलब भी है, मैं बताऊंगा इसका क्या कारण है। ब्लूम के मूल वर्गीकरण 1956 में सर्वोच्च स्तर में कौन सा था। इससे पहले प्रश्न आया था उसमें हमने देखा था 6 स्तर में, तो सबसे ऊपर में था आपका मूल्यांकन। याद रखना है ब्लूम के जो मूल वर्गीकरण है वो 1956 में आया था और 2001 में इसमें संशोधन भी किया गया था। तो 1956 में जो वर्गीकरण दिया था ब्लूम साहब ने, उसके सबसे उच्च स्तर पर याद रखना मूल्यांकन को रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये देखिए संशोधित ब्लूम टेक्सोनॉमी 2001 में सर्वोच्च स्तर कौन सा है ना। तो याद रखना इसमें ना फिर इसके सीक्वेंस को चेंज किया गया था, है ना। तो याद रखना है एनालाइज, इवालुएट, क्रिएट और रिमेम्बर। तो जब ब्लूम का टेक्सोनॉमी का संशोधन किया गया था 2001 में, तो उसके जो सीक्वेंस उसमें चेंज किया गया था और सबसे
टॉप में क्या रखा गया था, सबसे उच्च स्तर पर कौन सा रखा गया था, याद रखना क्रिएट को रखा गया था, सृजन को रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्लूम टेक्सोनॉमी का संशोधित संस्करण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया है? अभी हमने डिस्कस किया है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संशोधित ब्लूम टेक्सोनॉमी के प्रमुख विद्वान कौन थे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ऑप्शन ए है ब्लूम एवं हैरो, ऑप्शन ए है ब्लूम एवं हैरो, ऑप्शन बी है एंडरसन एवं क्रैथवाल, ऑप्शन सी है डेव एवं सिम्पसन, और ऑप्शन डी है गिलफोर्ड एवं स्किनर। याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी एंडरसन एवं क्रैथवाल ने क्या किया था, ब्लूम के जो टेक्सोनॉमी 1956 में आया था ना, उसमें संशोधन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने क्रम हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1956 से 2001 के संशोधन में किस स्तर का नाम क्रिएट रखा गया है? चलिए, 1956 से 2001 के संशोधन में किस स्तर का नाम क्रिएट रखा गया है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए, ठीक है, नॉलेज, ऑप्शन बी कॉम्प्रहेंशन, ज्ञान, बोध या समझ, सिंथेसिस और इवाल्युएशन, है ना। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी सिंथेसिस। ठीक है, चलिए, है ना, पहले जो सिंथेसिस था ना, उसके स्थान पर क्रिएट के रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हेड, हर्ट, हैंड का संबंध किससे है? ठीक है, हेड, हर्ट और हैंड का संबंध किससे है? गार्डनर सिद्धांत, ब्लूम टेक्सोनॉमी, पियाजे सिद्धांत, कोहलबर्ग सिद्धांत। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी ब्लूम टेक्सोनॉमी, है ना। ब्लूम टेक्सोनॉमी में क्या है, ब्लूम टेक्सोनॉमी को मुख्य तीन भागों में बांटा गया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित। तो याद रखना, जो ज्ञानात्मक है ना, या संज्ञानात्मक जिसको हम कह सकते हैं, ज्ञानात्मक, है ना, इसको हेड कहा गया, हेड, क्योंकि ज्ञान, समझ, बुद्धि का संबंध किससे होता है, हेड मस्तिष्क से होता है। हर्ट, हाँ, इसको भावात्मक को हर्ट कहा गया है ना, क्योंकि भावना का संबंध हृदय से होता है। मनोसंचालित, कार्य क्रियात्मक का जो संबंध होता है हैंड से होता है, इसलिए इसको मनोसंचालित, और इसको 3H कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। ये देखिए, इसको 3H भी कहते हैं। तो कोई पूछ दे कि 3H क्या है या किससे संबंधित है, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। हर्ट किस क्षेत्र का प्रतीक है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोसंचालित, सामाजिक। अभी हमने जस्ट ही बताया कि हर्ट किससे रिलेटेड है, तो याद रखना है भावात्मक से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे हम बढ़ते हैं। भावात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन का विकास किसने किया है? चलिए ध्यान देंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे, ब्लूम टेक्सोनॉमी को तीन भागों में बांटा गया है। तीन उसके प्रमुख क्षेत्र है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, या जिसको मनोसंचालित कहते हैं। तो ध्यान देंगे, ये तीनों जो डोमेन्स हैं, इसको किसी एक विद्वान ने तैयार नहीं किया है, बल्कि उसके तीनों जो अलग अलग डोमेन्स है, उसको अलग अलग विद्वान ने तैयार किया है ना। तो पहले ही हमने पढ़ा कि जो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक डोमेन है ना, उसको ब्लूम ने तैयार किया था। यह पूछा जा रहा है भवात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन का विकास किसने किया है? ऑप्शन ए है ब्लूम,
ऑप्शन बी है डेविड आर्करेथवाल, ऑप्शन सी है एंडरसन और ऑप्शन डी है हैरो। याद रखना इसका राइट आंसर आपका डेविड आर्करेथवाल है ना। भवात्मक क्षेत्र डेविड आर्करेथवाल इसमें मुख्य विद्वान थे, इसके सहयोगी भी थे और अन्य, लेकिन इसमें मुख्य विद्वान कहा जाए तो डेविड आर्करेथवाल था भवात्मक क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भवात्मक क्षेत्र कितने स्तरों में विभाजित है? ठीक है, भवात्मक क्षेत्र कितने स्तरों में विभाजित है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो भवात्मक क्षेत्र है ना कितने भागों में है, कितने स्तरों में बांटा गया है? तो इसको याद रखना है, इसको 5 में बांटा गया है। चलिए 5 कौन कौन से हैं तो याद रखना है। सबसे पहले आपका रिसीविंग है, रिसीविंग, ठीक है। रिसीविंग के बाद फिर आपका रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्डिंग। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका वेलविंग, वेलविंग। फिर आपका फोर्थ है आपका ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग। और फिफ्थ है आपका करेक्टराइजेशन, करेक्टराइजेशन। चलिए रिसीविंग यानी कि प्राप्त करना, प्राप्त करना या अवबोध भी बोलते हैं इसको, प्राप्त करना। रेस्पॉन्डिंग मतलब प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया देना। वेलबिंग मतलब मूल्य, मूल्य प्रदान करना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठित करना, संगठन। और करेक्टराइजेशन मतलब चरित्र निर्माण। चलिए तो याद रखना है ये भी, ये निम्न से उच्च की ओर ऐसा है ना, ये भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, रिसीविंग को प्राप्त करना, आग्रहण भी बोलते हैं इसको, आग्रहण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। भवात्मक क्षेत्र का प्रथम स्तर कौन सा है ना, हमने अभी जस्ट ही इसका चर्चा किया है। भवात्मक क्षेत्र का प्रथम स्तर कौन सा है? तो प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया सेकेंड स्तर होता है। ऑप्शन बी आग्रहण है ना, ये पहला होता है। ऑप्शन सी आकलन, वेलबिंग है ना, थर्ड होता है। और संगठन ये फोर्थ होता है, ठीक है। और फिफ्थ होता है आपका करेक्टराइजेशन। तो ध्यान देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी आग्रहण, रिसीविंग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भवात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर कौन सा है ना? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन ए वेलबिंग, ये कौन सा है? वेलबिंग आपका थर्ड स्तर है। और ऑर्गेनाइजिंग फोर्थ है ये, करेक्टराइजेशन ये फिफ्थ है। और रेस्पॉन्डिंग कौन सा है? सेकेंड है। पूछा क्या गया, भवात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो सर्वोच्च कौन सा हो जाएगा आपका? करेक्टराइजेशन है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनु संचालित साइकोमोटर क्षेत्र का संबंध किससे है? भावनाओं से, स्मृति से, भावना से, स्मृति से, शारीरिक कौशल एवं क्रियाओं से, भाषा विकास से। तो याद रखने मनोसंचालित साइकोमोटर क्षेत्र का संबंध किससे है ना, तो याद रखने ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, शारीरिक कौशल एवं क्रियाओं से, ठीक है। भावनाओं से किसका है? तो सेकेंड वाला, ठीक है। और स्मृति से आपका किसका है? तो याद रखना संज्ञानात्मक का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे हम लोग बढ़ते हैं। मनोसंचालित क्षेत्र के विकास में किसका प्रमुख योगदान माना जाता है? चलिए मनोसंचालित क्षेत्र के विकास में किसका प्रमुख योगदान माना जाता है? ऑप्शन ए
अनीता हैरो का, ठीक है। ऑप्शन बी आर एच दवे, ऑप्शन सी ई जे सिम्पसन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। याद रखना है मनु संचालित क्षेत्र विकास में इन तीनों का ही प्रमुख योगदान है, ठीक है। अनीता हैरो का, आर एच दवे का, ई जे सिम्पसन का, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनु संचालित क्षेत्र का प्रथम स्तर कौन सा है, ठीक है। मनु संचालित क्षेत्र का प्रथम स्तर कौन सा है, चलिए ध्यान देंगे। मैनिपुलेशन, इमिटेशन, प्रिसीशन और आर्टिकुलेशन। तो याद रखने मनु संचालित क्षेत्र का प्रथम स्तर याद रखना इमिटेशन है। इमिटेशन इज द सेंस अनुकरण, ठीक है, अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या होता है कि विद्यार्थी या छोटा बच्चा जो है बड़ों को देखकर वशी करने का कोशिश करता है ना, उसको इमिटेशन कहते हैं। और ये जो है ना मनोसंचालित क्षेत्र का प्रथम स्तर है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनोसंचालित क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर कौन सा है, ठीक है। तो याद रखना है ऑप्शन ए प्रिसीजन, ऑप्शन बी है आपका आर्टिकुलेशन, ऑप्शन सी है नेचुरलाइजेशन और ऑप्शन डी है मैनिपुलेशन। तो याद रखना है इसका सर्वोच्च स्तर आपका ना नेचुरलाइजेशन है, ठीक है। स्वाभाविक एवं स्वतः संपन्न, जब क्या होता है बच्चा जो है किसी चीज को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सीख जाते हैं, कंप्लीटली सीख जाते हैं, तो उसको नेचुरलाइजेशन कहेंगे ना। ये टॉप स्तर है किसका, मनोसंचालित क्षेत्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी समस्या को उसके भागों में विभाजित करना किस स्तर का एग्जाम्पल है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए किसी समस्या को उसके भागों में छोटे छोटे टुकड़ों में भाग कर छोटे छोटे भागों में विभाजित करना किस स्तर का उदाहरण है, ज्ञान का, उपयोग का, विश्लेषण का, बोध का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर है आपका विश्लेषण का। विश्लेषण के अंतर्गत क्या होता है, किसी समग्र विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, विश्लेषण कहते हैं, ठीक है, एनालिसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सीखे हुए नियमों का नई परिस्थितियों में प्रयोग करना किस स्तर का एग्जाम्पल है। चलिए ध्यान देंगे। ऑप्शन ए बोध, ऑप्शन बी उपयोग एप्लीकेशन, मूल्यांकन और संश्लेषण। ये देखिए सीखे हुए नियमों का नई परिस्थितियों में प्रयोग करना किस स्तर का एग्जाम्पल है। तो याद रखना है ये जो है ना उपयोग, ऑप्शन बी। संज्ञानात्मक को 6 स्तर में बांटा गया है। पहला है आपका सॉरी हाँ 6 स्तर में बांटा गया है। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा उपयोग। तो उपयोग का मतलब क्या होता है, जो सीखे हुए जो नियम है, जानकारी है, उनको नई परिस्थिति में प्रयोग करना, ये कहलाता है आपका उपयोग। इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, उपयोग एप्लीकेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्लूम की टेक्सोनॉमी विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर ब्लूम टेक्सोनॉमी क्यों विकसित किया गया था। ब्लूम की टेक्सोनॉमी विकसित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, केवल परीक्षा लेना, शैक्षिक उद्देश्यों का क्रमबद्ध एवं मानकीकृत वर्गीकरण करना, ठीक है। ऑप्शन सी है केवल पाठ्य पुस्तक लिखना, ऑप्शन डी है विद्यालय खोलना। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, शैक्षिक उद्देश्यों का क्रमबद्ध, है ना, शैक्षिक उद्देश्यों का क्रमबद्ध एवं मानकीकृत वर्गीकरण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। चलिए
ब्लूम का उद्देश्य शिक्षण उद्देश्यों को व्यवस्थित करना था, जिससे कि शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन अधिक प्रभावी बन सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही मिलान कौन सा है? ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। हेड कॉग्निटिव, हाँ ये सही है। हेड कॉग्निटिव का संबंध हेड से है। हर्ट अफेक्टिव, ये भी सही है। भावात्मक का संबंध हर्ट से, हृदय से है। साइकोमोटर का संबंध हैंड से है। जी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए इतनी था इस वीडियो में। महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतनी ही देखेंगे। इससे आगे हम लोग नए टॉपिक के साथ, नए एमसीक्यू के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।